हाय एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चों। सब लोग कैसे हो? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे इसी लेक्चर में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की शुरुआत में। तो एक कहानी का लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। बहुत ही आसान कहानी, आप सभी लोगों को पता है। पता नहीं से लोग क्यों टफ कहते हैं, तो देखते हैं ये कितना टफ और कितना ईजी है। तो मैं आप सभी का अपना टीचर जोगिंदर सिंह चाहर, प्यार से आप लोग मुझे ऑगी कहते हो, इस लेक्चर के साथ लेके आया हूं बेहतरीन सी कहानी। ये चैप्टर मेरे दिल के बहुत करीब है भाई साहब। बहुत ही इजी टॉपिक, इजी चैप्टर जिसे कहते हैं ना, वो है ये द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बता दूं, देखिए नेशनलिज्म एक सोच, एक आइडियोलॉजी थी जिसकी शुरुआत यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ हुई थी। ये आप सभी लोग जानते हो। और आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में यह बताना है किस किस को याद है कि वो जो शुरुआत थी वो रिवॉल्यूशन कब हुआ था। तो आप सभी को पता है, इनिशियली जब कोई कंट्री सिटी जिन्हें आज हम जानते हैं वो पहले पहले जैसे तो नहीं थे, पहले कुछ और हुआ करते। तो सिमिलरली जो हमारी जीआईएस है, जीआईएस मतलब जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड जो थी, वो पहले किंगडम यानी राजाओं के घराने, जो राजघराने होते हैं उसमें बटी हुई थी। डचीज राजा के कुछ खास लोग, रिश्तेदार लोग होते थे, वो देखते थे। या फिर कैंटोन्स यानी आर्मी के कुछ पर्सन देखते थे, उन इलाकों में बटी हुई थी। और सबकी अपनी अपनी क्या थी? ऑटोनोमस टेरिटरी थी। कोई किसी की टेरिटरी में बीच में टांग नहीं अड़ाता था, सबके सब अपने में मस्त और आजाद थे। तो यहां पर आपको क्या सीखने को मिला? जो जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड जिसे आज आप देख रहे हो, ये पहले ऐसा नहीं था। पहले किसी राजा के पास कुछ चीज थी, उनके खास लोग डचीज होते थे, उनके पास थी। अब डचीज की पहचान बताऊं तो लंबा सा पीठ पे कोट सा डाल के घूमते थे, जो मिट्टी साफ करते हुए चलता था भाई साहब। एंड कैंटोन्स आर्मी के कुछ लोगों के हाथों में हुआ करती थी। तो ये नक्शा है आप सभी के पास। ये जो आप देख रहे हो, और मैं रेड से मार्क करता हूं, ये जो आप देख रहे हो, जैसे ये ज्यादातर एरिया जो वो जर्मनी वाला एरिया है, ये जो है आपका स्विट्जरलैंड, और ये जो आप देख रहे हो लास्ट में, ये आपका इटली है। ये स्विट्जरलैंड, ये जर्मनी, ये हिस्सा, ये स्विट्जरलैंड और ये इटली का पूरा हिस्सा जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया है। चलते हैं आगे की तरफ। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात करें तो यहां पर था भाई साहब ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का रूल। ऐसे तानाशाह लोग जो किसी की सुनने को भी तैयार नहीं थे, और इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग धर्म, जाति, कलर के लोग रहते थे। और वो लोग अपने आप को कभी एकजुट नहीं देखते थे। मतलब ईस्टर्न यूरोप वाले अपने को अलग समझ रहे हैं, ईस्टर्न यूरोप वाले, सेंट्रल यूरोप वाले अलग समझ रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप वाले अलग समझ रहे हैं। और इसकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि यार ये लोग ना अलग अलग भाषाएं बोलते थे, तो फिर आखिर जुड़ भी कैसे सकते थे जब सबको पता है कि सामने वाला हमारी लैंग्वेज बोलता नहीं, तो इससे बात ही क्यों करनी। सबके अपने अपने कल्चर थे, तो फिर कलेक्टिव आइडेंटिटी लाना इज लाइक की वेरी वेरी इंपॉसिबल। तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप जो है वो डिफरेंट मोनार्कीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के अंदर बटा हुआ था। जैसे कि बात करें हैब्सबर्ग एम्पायर की। अब हैब्सबर्ग एम्पायर जिसने ना ऑस्ट्रिया और हंगरी पे सबसे ज्यादा जो उसका इलाके में कब्जे में था, मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर जो था ऑस्ट्रिया और हंगरी पे कब्जा करके बैठा होता। और ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग इलाके थे। जैसे कि आप बात करूं तो एल्पाइन इलाके, ऊंचे पर्वत के इलाके, जिसमें टायरोल है, ऑस्ट्रिया है, सुदतलैंड है। इसके अलावा बोहेमिया था, बोहेमिया वो वाला नहीं भाई साहब, ये जगह है। और यहां पर जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो ज्यादातर आप देखेंगे अरिस्टोक्रेट जो लोग होते थे। हैब्सबर्ग देखिए रूल कौन कर सकता है? जो अमीर लोग, जो पैसे वाले लोग, तानाशाह टाइप लोग। तो उनकी अपनी लैंग्वेज थी जर्मन। उन लोगों ने पूरा का पूरा ऑस्ट्रिया हंगरी पे कब्जा कर रखा था। ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर बहुत, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रिया और हंगरी, अब इनके अंदर छोटे छोटे इलाके भी तो होंगे ना, वो ये सब थे। यही नहीं, इन इलाकों में जैसे कि इटली के जो इलाके थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया, इन पर भी कब्जा था। अब इटली में इटली स्पीकिंग इटालियन भाषा बोली जाती है, तो इस तरीके से ये था। अब जो जो आपको ब्लू हिस्सा दिख रहा है, ये सब हैब्सबर्ग एम्पायर का एरिया है। देखो अलग अलग एरिया में कब्जा कर रखा है। आगे मूव करते हैं, हंगरी की बात करें। अब हंगरी में आधे से ज्यादा लोग मैग्यार बोलते हैं, और बाकी के लोग लोकल भाषाएं बोलते थे। गैलिशिया में पॉलिश, जीपी या पीजी याद कर लो। पॉलिश भाषा कहां बोली जाती है? गैलिशिया में बोली जाती है। तो अब देख रहे हो, डिफरेंट पीपल्स, डिफरेंट एथिक्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो यूनिटी लाना तो यार बहुत मुश्किल काम था। इसके अलावा भी अब समझिएगा, इन तीन बड़े बड़े डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा यहां पर बहुत सारे लोग थे। बोहेमिया, स्लोवाक, स्लोवेन्स, क्रोट्स, रोमन्स, ये सब लोग रहते थे। तो भाई इतने सारे लोग हैं, तो इसका मतलब ये तो बात होगी, यहां पे इजीली आप सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी नहीं ला सकते, क्योंकि सब अपने अपने राजाओं के अंडर थे। और सबका अपना अपना राजा ही कॉमन था। बस भाई किसी से पूछो तुम मेरे साथ हो, नहीं तू, अच्छा तू उस राजा के अंडर आता है, अच्छा फिर हम साथ हैं। मतलब यहां पे जो कॉमन पहचान थी ना जोड़ने की, वो एम्परर हुआ करता था। लोग कभी नहीं हुए, देश कभी नहीं हुए। तो चलते हैं आगे। इन हंगरी 50% ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक, कौन सी भाषा बोलते थे? तो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा, ठीक है।
आगे चलते हैं, अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो देखिए अरिस्टोक्रेसी तो वही अमीर पैसे वाले लोग, और न्यू मिडिल क्लास कौन थे, इसकी कहानी की चर्चा मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। सोशली, समाज में और पॉलिटिकली, ये जो जमींदार पैसे वाले अरिस्टोक्रेट लोग थे ना, यही डोमिनेंट क्लास थी, इनकी ही चलती थी पूरे देश में, यूरोप में। और ये लोग ना अपना ही अलग स्टाइल से कनेक्टेड थे, मतलब ये अमीर लोग अमीर लोगों के साथ बैठते थे, गरीबों के साथ इनका कोई लेना देना नहीं था। इनके जो घर थे उन्हें एस्टेट कहते थे, बड़े बड़े बंगलो जो कि शहरों में होते थे और कस्बों में टाउन हाउस में होते थे। गरीबों के इलाकों में ये झांकते तक नहीं थे भाई साहब, थू करते थे, थू। समझ रहे हो? दे स्पोक फ्रेंच। लैंडेड अरिस्टोक्रेट जो जमींदार लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। अपने आसपास के कामों में एक राजा दूसरे राजा से डिप्लोमेसी काम है तो फ्रेंच बोल रहा है, गरीबों को समझ में नहीं आ रही है, सफा पेट सफा ये नहीं है। तो इस तरीके की बातें होती थी, हाई सोसाइटी में बैठते थे। इनकी फैमिलीज एक दूसरे से कनेक्टेड थी क्योंकि शादियां करते थे। इस वाले अरिस्टोक्रेट की शादी अगले वाले जमींदार किसी बच्चे से, अरिस्टोक्रेट से हो रही है। हालांकि जो पावरफुल अरिस्टोक्रेसी जो आपको दिख रही है, इतनी पावरफुल, इतना पैसे वाली, इनकी काउंटिंग कम थी। आज भी आप इंडिया में देख लो, करोड़ों अरबों कमाने वाले लोग कितने कम है। अमीर आदमी हमेशा कम मिलेगा, गरीब ज्यादा मिलेंगे। मेजोरिटी पॉपुलेशन फिर कौन थी? पीजेंट्स की, लेबर क्लास, किसान, ये सब। तो जो अब आपके पास ईस्ट में था, सेंट्रल में था, यहां तो हो गया अरिस्टोक्रेट। अब बचा क्या? वेस्टर्न यूरोप। यहां पर आपके टेनेंट, स्मॉल ऑनर्स, ये सब लोग थे। और यहां पे जो है आप देखेंगे कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जहां पर ये लोग रहते थे, यहां पे जमीनें थी बड़ी बड़ी, और जिनका काम कौन करते थे? सर्फ। सर्फ कौन होते? गुलाम। जो सर्फ लोग वो होते हैं जो एग्रीकल्चर पर गुलामी कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चर गुलामी, गुलामी समझते हो ना? ऐसा मतलब गुलामी को क्या कहते हैं? कुछ तो कहते होंगे। गुलामी मैं हिंदी में लिख देता हूं, जबान पे शब्द नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस whose existence was based on production for the market। अब हुआ क्या, मैं आपको पूरा समझाता हूं। ये है आपका ईस्ट, ये आपका सेंट्रल, और ये आपका वेस्ट। यहां पूरे हिस्से में क्या है? लैंडेड अरिस्टोक्रेट्स रहते हैं। कौन है? लैंडेड अरिस्टोक्रेट्स रहते हैं। अब ये लोगों का जीवन जीने के लिए एक बात बताओ, मुझे बहुत कॉमन सेंस लगा के बताना, कोई रटने वाली बात नहीं है। ये लोगों के पास क्या फैक्ट्री को बनाने की इच्छा नहीं होगी? क्या टाउन्स बनाने की इच्छा नहीं होगी? बताओ मुझे। क्या ये लोगों के पास जो है पैसा कमाने की वो इच्छा नहीं होगी? होगी। इसलिए इन लोगों ने इंडस्ट्रियां स्टार्ट करी। इंडस्ट्रियां स्टार्ट करी तो भाई साहब वहां पे ग्रोथ ऑफ टाउन्स होने लगे। क्यों होने लगे? जो लोग इन इंडस्ट्री में काम करने आते थे लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स के पास, वो वहां रहने लगे। और धीरे धीरे जो है कमर्शियल क्लास जो वो बनने लगी, व्यापारी लोग आने लगे, जिनका रहने का, खाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि मार्केट में अगर कोई सामान बेचना है तो वो यहां आसानी से मिल जाएगा। तो मार्केट और अपने खाने पीने के लिए लोग जो यहां आने लगे। इससे क्या हुआ? अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात बताता हूं। जो फैक्ट्रियों का स्टार्टिंग है ना बेटा, वो इंग्लैंड नहीं करा। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? सेकंड हाफ, पहली 6 महीने गुजरने के बाद साल के 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। 18 सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में नहीं, जून तक नहीं, उसके बाद। बट फ्रांस और जर्मन में ये 19 सेंचुरी में पहुंचा था भाई साहब, टाइम लगता आने में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पहचान थी वो एजुकेटेड लोग, लिबरल मिडिल क्लास लोग, इनकी पहचान थी। तो यही लोग जो है नेशनल यूनिटी का आइडिया भी लेके चल रहे थे। समझ रहे हो? फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। अब क्यों? देखिए इनकी पहचान थी, इंडस्ट्री से फायदा उठाना इन लोगों को आता था बट गरीबों को नहीं आता था। इंडस्ट्री से फायदा उठाना अरिस्टोक्रेट्स को आता था, इनको भी नहीं आता था ज्यादा। तो ये लोग उनकी चाह चाह में आने लगे, शहर बसने लगे। इन लोगों को फिर यूनिटी दिखाई देने लगी, नेशनल यूनिटी के लिए बात करने लगे। सो इट वॉज अमंग डैश द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी जो पनपा किन के बीच में पनपा था? एजुकेटेड क्लास, लिबर मिडिल क्लास। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए इजी है, मैं आपको बता चुका हूं इसका क्वेश्चन का आंसर। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? देखिए कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल सी बात है। लिबरल मतलब होता है फ्रीडम, नेशनलिज्म मतलब बस नेशन फ्री। नेशन जो है वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। बात ये हो रही है, बस इतनी सी बात है। सारी लड़ाई कौन ले रहा है? न्यू मिडिल क्लास ले रही है। इनके लिए आजादी का मतलब क्या था? लोग आजाद हो और सब लोग बराबर हो कानून के लिए। ऐसा ना हो कि यार लैंडेड अरिस्टोक्रेट्स के लिए अलग लो और हम गरीबों के लिए और मिडिल क्लास के लिए अलग लो। तो इनका कहना यह था गवर्नमेंट बने बट बाय कंसेंट। बाय कंसेंट मतलब वोट देके, जिसमें सब लोग इंक्लूड हो, सबके वोट इंक्लूड हो, ऐसे नहीं। बट इक्वालिटी बिफोर लॉ किसी भी सूरत में यूनिवर्सल सफरेज को फॉलो नहीं कर रही थी। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या होता है? देखिए पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पॉलिटिकली अगर आप लोगों को समझाऊं, पॉलिटिकली फ्रीडम में एक चीज आती है एडल्ट सफरेज में। एडल्ट सफरेज में क्या है? 18+ तो मतलब राइट टू वोट मिल गया। राइट टू वोट, और राइट टू वोट मतलब सबको, आइदर मेल
और फीमेल, बट यहां पे जितनी भी बातें हो रही है ना वो सब मेल की हो रही हैं। तो पॉलिटिकली फ्रीडम कहीं से भी ये एडल्ट सफरेज मतलब यूनिवर्सल सफरेज को प्रमोट नहीं कर रहे थे। वोट देंगे पर महिलाएं नहीं देंगी, गरीब आदमी नहीं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं। तो देखिए पॉलिटिकल राइट्स के मामले में ये तो मैं आपको बता दूं कि जो 18 प्लस वोटिंग का था वो नहीं था, प्लस मैन को जिन मैन के पास नो प्रॉपर्टी थी उनको भी वोटिंग राइट नहीं था, प्लस ऑल वुमेन को भी वोटिंग राइट नहीं था, इनमें से किसी को नहीं था। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है साफ साफ, इनको एक्सक्लूड करके रखा गया था। हालांकि 18 प्लस मैन को वोटिंग का अधिकार मिला था अंडर जैकोबियंस, ऑल एडल्ट मेल सबको मिला था, बट यहां पर भी वुमेन के लिए नो वोट, वुमेन के लिए कोई वोटिंग नहीं थी, सीधी सीधी मना थी। आगे चलते हैं, लिमिटेड सफरेज। तो लिमिटेड सफरेज इसी को कहते हैं, कुछ लोगों को वोटिंग अधिकार मिलना, कुछ को ना मिलना। हाउएवर जब नेपोलियन कोड 1804 आया था तो उससे फिर लिमिटेड सफरेज हो गई थी एंड रिड्यूस द वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर। यानी कि आप देखेंगे महिलाओं को शुरू से ही कभी वोटिंग अधिकार वो पावर दी नहीं गई। जब नेपोलियन की गवर्नमेंट थी तब भी महिलाओं को क्या माना जाता था कि वो अपने पापा के या तो अकॉर्डिंग चले या अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग चले, उनकी कोई अपनी इंडिपेंडेंसी नहीं थी। थ्रू आउट द 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी राइट लगातार मूवमेंट करते रहे हैं कि उनको इक्वालिटी मिले, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, सफरेज जो अनलिमिटेड हो, बट ऐसा नहीं हो पाया। लिबरेशन फॉर मार्केट क्या होता है? तो पॉलिटिकल फ्रीडम तो आपने देख ली कि वोटिंग का अधिकार सबको, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो। मार्केट के लिए लिबरलिज्म का मतलब होता है मार्केट में फ्री घूमना, अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बिना किसी टेंशन के। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे डिपेंडेंट थे, तो वो खुद चाहते थे कि हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आने वाला जो प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है इजीली मूव कर सके विदाउट एनी टैक्स, ड्यूटी और उन सब लफड़ों के। नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत सारी हेल्प मिली थी, जैसे कि पहले क्या होता था कि भाई काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज थी, अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। देखिए बहुत सारी छोटे 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 इलाके थे, उससे उसने क्या किया 39 स्टेट्स में लाके कम किया। एंड हर उस 39 स्टेट्स की अपनी करेंसी, अपना वेट और अपना मेजर था। अगर मान लेते हैं कोई एक मर्चेंट जो एक जगह से ट्रेवल करता था 1833 में फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग, अगर अपना सामान बेचने निकलता था तो उसको 11 जगह पे तो कस्टम बैरियर टैक्स देना पड़ता था एंड कस्टम ड्यूटी 5% होती थी हर जगह की। मतलब अगर आपकी सामान की वैल्यू अगर 100 है, मैं 100 मान लूं, तो अगर 11 जगह से आप गुजरे, टैक्स जहां पे देना था, इनटू हर जगह आपको 5% टैक्स देना है, इनटू आपको क्या करना है, हर जगह पे 5% टैक्स देना था। तो इस वजह से तो आपका जो है टैक्स का मामला वो खराब रहा। तो यहां पे आप समझ गए होंगे। आई होप कि आप लोगों को सबको क्लियर हो रहा है बेटा, सभी को क्लियर है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा सभी को क्लियर है ना, बहुत जरूरी है समझना। आप पूरा देख सकते हो, नेपोलियन एडमिशन फिर से बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बनता है। छोटे छोटे अलग अलग इलाकों को उसने काट के कितने में कर दिया, 39 स्टेट्स में कर दिया। सबकी अपनी करेंसी, सबका अपना वेट, सबका अपना मेजर नापने का तरीका था। जैसा कि बताते हैं 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जब भी कोई जाता था तो उसको कितनी जगह टैक्स पे करना पड़ता था, 11 जगह। और कितना टैक्स पे करना पड़ता था, 5-5%। वो जो है 5-5% हर जगह टैक्स पे कर रहा है हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाने में, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, सुनते हैं। ड्यूटीज वर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। टैक्स जो लगता था, जो उन्हें टैक्स देना पड़ता सामान बेचने पे, वो अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट वेट ऑफ गुड्स के हिसाब से देना पड़ता था। हर इलाके का अपना अपना वेट सिस्टम था, जैसे मान लीजिए दिल्ली में नापने का किलोग्राम में नापते हो, कहीं लीटर में नापे, ऐसे इस तरीका से। सो बहुत टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन हुआ करती थी। सो नेपोलियन कोड ने जो है कैसी वोटिंग सिस्टम दे दिया था मूवमेंट को, लिमिटेड, अनलिमिटेड, नो या फिर नन ऑफ दीज। तो कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा और कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा हर बच्चे के जवाब का। मेजर ऑफ क्लोथ की बात करते हैं, आपको बताता हूं कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जो नापने का, जो मेजर करने का तरीका था बहुत अलग था। देखिए मेजर जो करते थे कपड़े को एलए में करते थे, हर इलाके की अपनी अपनी जो है अलग नापने का तरीका था और डिफरेंट डिफरेंट लेंथ लेके नापते थे। फॉर एग्जांपल जैसे बात करूं, एक टुकड़ा ले लिया कपड़े का फ्रैंकफर्ट में, तो वो वहां पे 54.7 मीटर है कपड़ा, ठीक है। मेंस में वो 55 सेंटीमीटर हो गया, न्यूरमबर्ग में 65, फ्राइबर्ग में 53, हमारे दिल्ली में लेते बोलते 15 सेंटीमीटर। हर जगह जाओ कपड़ा उतना ही है, बस उसका सेंटीमीटर बढ़ा घटा रहे हैं। तो ये इशू था। सो इसीलिए 1834 में एक यूनियन बनी, कस्टम यूनियन, जिसे जोल्वरिन नाम दिया गया। वो प्रूशिया ने बनवाई थी, प्रूशिया डायनेस्टी ने बनवाई, एंड उसमें ज्यादातर जर्मन स्टेट्स इंक्लूड थे। इस जोल्वरिन ने क्या किया, सारे टैरिफ वैरिफ हटाए एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम 30 to 2। पहले अलग अलग इलाके, क्योंकि 39 जैसे वो इलाके थे तो उनकी 30 करेंसी थी, तो इसने बोला भाई 30 करेंसी तो बहुत ज्यादा है, 2 करेंसी रख लो,
दो तक समझ में आता, बहुत ज्यादा था। फिर धीरे धीरे रेलवे बनने लगी, रेलवे बनने लगी तो मिडिल क्लास को और फायदा होने लगा, क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, चिक 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 ले जाते थे आसानी से। सो व्हाट इज जोल्वरिन? जोल्वरिन बेसिकली क्या है? कस्टम यूनियन है। एक क्या है? कस्टम यूनियन है, जिसने जो है करेंसी को 30 से 2 करके दिखाया और बहुत सारे टैरिफ बैरियर्स को हटाया था। बात करते आगे दोस्तों। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, 1815 में नेपोलियन हार गया था। किन कंट्रीज से हारा था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। किन कंट्रीज ने डिफीट किया था? किन कंट्रीज ने डिफीट किया था नेपोलियन को? ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखिए, नेपोलियन से पहले कंजर्वेटिज्म था, नेपोलियन के बाद कंजर्वेटिज्म आया। कंजर्वेटिज्म की फॉलोइंग सोच होती है, धीरे धीरे आराम आराम से होने, तो ज्यादा मत अपनी हवा टाइट करवाओ। सो आगे चलते कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं। अब कंजर्वेटिज्म सोच क्या होती है ये आप लोगों को जानना चाहिए। ये मानना था कि जो पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, चर्च है, स्कूल है, राजा के जो घराने हैं, राजा के जो स्टाइल है, लाइक मोनार्की, राजा का शासन, चर्च, सोशल हायरार्की बनी हुई है कि सबसे ऊपर किंग होगा, फिर भाई हम लोग होंगे, फिर गरीब आदमी होगा, प्रॉपर्टी किसके पास होनी चाहिए, वोटिंग का अधिकार किसके पास होना चाहिए, ये सब पुरानी सोच से चलने वाले लोग थे कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव इन सबको मानते थे। मोस्ट कंजर्वेटिव जो ज्यादातर लोग अब जो नेपोलियन के बाद जब जुड़े उससे, तो बोले यार बिल्कुल पुरानी सोच जो अभी हमने ऊपर ये जो लाइनें लिखी हैं इसमें जाना बेकार है, नहीं तो लोग बात बात पर हमला करेंगे और हमारी पिटाई होगी। इससे अच्छा है कुछ चेंजेस जो नेपोलियन ने अच्छे किए उनको मान लेते हैं, उनसे हमारा ही फायदा होगा, इनसे हमारा स्टेट और मजबूत बनेगा। जैसे कि नेपोलियन के क्या चेंजेस थे? एक मॉडर्न आर्मी, भाई कल को आर्मी उसने रखी थी, हम रखते हैं, मार पिटाई करने में काम आएगी। अच्छे अच्छे ऑफिसर, हमारे राजा को और मदद मिलेगी। डायनामिक इकोनॉमी, अच्छे अच्छे ट्रेडिंग होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, फैक्ट्री आएगी, ये आएगा। फ्यूडलिज्म, गरीब आदमी को गुलाम बना के मत रखो भाई, बात बात पे पीटेगा फिर दिक्कत हो जाएगी। सर्वडम हटा दो, खेतों में जो लेबर रख रखना जबरदस्ती, वो सब हट जाएंगे, तो इससे हमारी मोनार्की ही स्ट्रांग होगी। क्यों होगी? अरे जब गरीब आदमी दुखी नहीं होगा तो स्ट्राइक नहीं होगी, स्ट्राइक नहीं होगी तो फिर हम चैन से जिएंगे, सिंपल सी बात है। प्रब कंट्रीज, प्रब कंट्रीज कौन थे? ये है ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था इन 1815, और इसके बाद आए थे कंजर्वेटिज्म लोग, नेपोलियन को हराया। ये सब लोग जो है यूरोप में वियना ऑस्ट्रिया जगह है, वहां पे मीटिंग करी इन सब देशों ने मिलकर। इनकी पूरी जो टीम थी, प्रब कंट्रीज को बोला गया कांग्रेस, इनकी जो कमेटी बनने वाली थी, जो उसकी मीटिंग जो कहते हैं ना पैनल मिल रहा है, तो उसको बोला कांग्रेस। इसका जो हेड था वो था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ध्यान से सुनना, ड्यूक मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रियन चांसलर, नॉट ऑस्ट्रेलियन चांसलर। कुछ बेवकूफ लोग ऐसा पढ़ा देते हैं कि इसे ऑस्ट्रेलियन कह देते हैं, ऑस्ट्रेलियन नहीं है। जब अब कहते हैं ना कि अभी मुद्दा उठा था ओम अंजना, क्या था, अंजना ओम कश्यप ने बोला कि 2 कौड़ी की टीचर, मतलब ऐसा ज्ञान ना वो, ये सब मैं मान रहा हूं भाई साहब, इसमें कुछ तो सच्चाई है, और इस बात के तो हम प्रमाण है, हमने खुद देखा यार, लोग ऑस्ट्रेलियन पढ़ा रहे थे, बेवकूफ कहीं के, बच्चों को गलत गलत पढ़ा रहे हैं। तो वो नहीं है बेटा, ऑस्ट्रेलियन नहीं है, इट्स ऑस्ट्रियन। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी? 1850 में हुई थी, जब नेपोलियन हारा था। नेपोलियन के साथ जो है वो ट्रीटी की गई थी, और ये ट्रीटी थी वर्सेस प्रब कंट्रीज, PRAB। ये ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुई थी। किस लिए हुई थी? जो चेंजेस नेपोलियन ने किए थे उनको वापस बदल देना, मतलब नेपोलियन के अच्छे चेंजेस को उठा के पुराने वापस ले जाना। जैसे कि बर्बन डायनेस्टी जो किंग की डायनेस्टी थी, उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम हटा दिया गया था। अब बोले नेपोलियन तो है नहीं, तो इसको वापस डायनेस्टी बना देते हैं। फ्रांस के जो जो टेरिटरीज फ्रांस में मिलाई गई थी, फ्रांस से वापस ले ली गई। अच्छा, बहुत बनना था, जब तो बेटा नेपोलियन था, अब देखते हैं कौन आएगा बचाने। तो ये सब किया गया। बहुत सारे स्टेट फ्रांस के आसपास बना दिए गए, ताकि कल को फ्रांस अगर अपना राज्य बढ़ाए तो इन स्टेट्स को प्रॉब्लम हो तो लड़ाई हो, लड़ाई हो तो फ्रांस कभी बढ़ा ही ना पाए, ये बात कर दी गई। जो नीदरलैंड का किंगडम था, जिसमें बेल्जियम था, वो सेटअप इन द नॉर्थ, ये नॉर्थ में बनाया गया, एंड जेनोवा को उसके नीचे साउथ में जोड़ दिया गया। भाई नॉर्थ में से बेल्जियम कर दिया और इसके नीचे जो है वो जेनोवा भी जोड़ दिया। इसमें सब देशों के साथ ये प्रॉब्लम की जा रही है कि कल को हटे तो लड़ाई बने। प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। प्रूशिया को कुछ वेस्टर्न इलाके दे दिए गए, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली दे दिया गया। बट जो जर्मन कॉन्फेडरेशन था, जो जर्मन स्टेट, उसने आपने देखा था 39 स्टेट का था, दैट हैज बीन सेट अप बाय द नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। जो लगातार इतने छोटे छोटे में से जो 39 उसने बनाए थे ना नेपोलियन ने, उनको नहीं छेड़ा। ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया, प्रूशिया को सेक्सोनी का पार्ट दे दिया गया। ऐसे इन्होंने सब इलाके वापस उल्ट पुल्ट कर दिए। ऑटोक्रेटिक रिजाइम्स की बात करें, जब नेपोलियन चला गया तो आ गए कंजर्वेटिव लोग, जो कि थे तानाशाह, वापस अपनी वही पुरानी ऐसी तैसी कर रहे थे। ऐसी तैसी क्या? कोई आदमी इनके खिलाफ क्रिटिसिज्म करे, मारो पीटो मार डालो। कोई इनसे ये किसी से परेशान हो, उसको मार डालो। कोई इनके खिलाफ कोई रिवॉल्यूशन लेके आए, उस एक्टिविटी को कंट्रोल कर लो, मार डालो। क्योंकि लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट,
जो इनकी पुराने सोच वाले लोगों की सरकार थी, ऑटोक्रेटिक रिजाइम, जिसमें खुद राजा मान लो यार, इनके खिलाफ कोई बोले तो इनको बर्दाश्त नहीं होता था। ये इतने चतुर चालाक थे कि अगर कोई अखबार में इनके खिलाफ कुछ निकाले, बुक्स में कुछ लिखे, कोई गीत संगीत, अरे राजा जी बजाओ इसका बाजा जी, ऐसी भी कोई बात करे, प्ले सॉन्ग, सब कुछ कुछ भी करे, तो इनको प्रॉब्लम होती थी। ये जो सीधा सीधा उसको मारने पीटने पा जाते थे। तो सेंसरशिप क्या होती है? सेंसरशिप मतलब होता है, एक आपकी किताब है, इस किताब में आप जो कुछ भी लिखना चाहते हो, उसके लिखने से पहले राजा से पूछना पड़ेगा लिखना है या नहीं लिखना है। रिवॉल्यूशन की बात कर लेते हैं ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 के बाद, क्योंकि आप सभी को पता है नेपोलियन जा चुका है, रिवॉल्यूशनरीज परेशान अब करेंगे इन लोगों को, किसको? कंजर्वेटिज्म को। द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। जैसे ही नेपोलियन था तो सेना का अलग स्टाइल था, लोगों का अलग स्टाइल था रहने का। जैसे ही कंजर्वेटिज्म आए, जितने क्रांतिकारी थे लिबरल नेशनलिस्ट जो आजादी की मांग कर रहे थे, वो अंडरग्राउंड हो गए। कह रहे हो आगे मारपीट डालेंगे, लिखने ये दे नहीं रहे, गाने ये दे नहीं रहे, घूमने ये दे नहीं रहे, बैठने ये दे नहीं रहे। तो धीरे धीरे जब वो अंडरग्राउंड है तो सीक्रेट सोसाइटी बनने लगी, चुप चुप के लोग ग्रुप बनाने लगे, ताकि और लोगों को ट्रेन करने लगे। आजादी चाहिए तो अरे भाई साहब आइडिया फैलाने लगे, देखो ये लोग कंजर्वेटिव लोग खतरनाक हैं, ये वो, इस तरीके से बातें होने लगी। ऐसा ही एक क्रांतिकारी था जिसका नाम है गुज़प्पे मजीनी। इनका जन्म 1805 जिनोवा में हुआ था, और एक सीक्रेट सोसाइटी थी कार्बोनरी, कार्बोनरी इज व्हाट? सीक्रेट सोसाइटी, उसका मेंबर था। तो ये बंदा छुप छुप के पूरी अपनी क्रांति की मौज ले रहा था। एज ए यंग मैन और 24 साल के होते ही इस भाई साहब देश से बाहर निकाल दिया गया। क्यों? इसने जो है ना रिवॉल्यूशन कर दिया था लिगुरिया में। लिगुरिया में करा कंजर्वेटिव परिजन, इसका पकड़ से गुद्दी निकाल के बाहर निकाल दो भाई साहब इसको, सीधी सी बात है। एक गुस्सा हो गया, फिर अंडरग्राउंड हो गया भाई साहब, बात बात पे अंडरग्राउंड हो जाता था। दो सोसाइटी बनाई सीक्रेट सोसाइटी, पहली यंग इटली जो मार्सेलेज में, दूसरी यंग यूरोप बर्न में, जिसके मेंबर थे जवान जवान लड़के, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यहां से भाई साहब ताबड़तोड़ एकदम जिम करके लड़के तैयार करे इसने, कह रहा बाउंसर बनने हैं। मजीदी का मानना था कि गॉड खुद चाहता है कि जो देश है ना वो इंसान ही चलाए, कोई राजा तानाशाह लोग ना चलाए, इंसान के भरोसे छोड़ो तो देश कैसे चलेगा। सो इटली जो है कुड नॉट कंटिन्यू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। इटली छोटे छोटे हिस्सों में नहीं बढ़ सकता भाई। देख भाई सीधी सी बात है, इटली हमारा है, इटली को बढ़ने नहीं देंगे, इटली को सिंगल यूनिफाइड करना होगा, एक होना होगा भाई साहब। अब इस बात से जो वो होने लगे कंजर्वेटिज्म परेशान, अपने इसी बात के पीछे लेके इसने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में बनाई। भाई साहब ड्यूक मैटरनिक बोलता था इसको, किसको? मजीनी को, ये बहुत खतरनाक आदमी है, मतलब द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। जब देखो छुप छुप के कर रहा है। किसके लिए बोला जा रहा है ये? किसके लिए बोला जा रहा है ये? मजीनी के लिए। कौन बोल रहा है? ड्यूक मैटरनिक। कौन है ये? चांसलर ऑस्ट्रियन। मैटरनिक ने किसको बोला है? गजब गैरिबल्डी, मैजिनी। तो आ जाइए कमेंट सेक्शन में और बता के जाइएगा कि भाई साहब मतलब कैसा लगा ये क्वेश्चन। अच्छा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यहां तक जरूर बताया करो कि यार कैसा लगा कैसे नहीं। बहुत मेहनत लग रही है, चेहरा नहीं दिख रहा है ये मैं जानता हूं, बहुत जल्द आप सभी लोगों को चेहरा भी नजर आएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, एंड लव यू गाइस। प्लीज आप लोगों की जो ये सपोर्ट मुझे मिल रही है ना, ये बहुत जरूरी है और बहुत खास है मेरे लिए। हर बच्चा मेरा जो भी मुझसे आज जुड़ रहा है, मैं उसे जिंदगी भर याद रखने वाला, बिकॉज आप वो हो जिसने मुझे ऑगी बनाया, आप वो हो जिसने मुझे जोगिंदर को एक बेस्ट टीचर ऑफ एसएसटी बना के प्रोड्यूस किया, आप वो हो जिससे बच्चों ने मतलब ऐसा नाम दिया कि मतलब हाँ इस सर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बने, ये आप लोग जानते हो। हालांकि कभी हमें सपोर्ट समर्थन नहीं मिला कई जगहों से, बट कोई बात नहीं, बच्चा हमारा पढ़ने वाला है, पढ़ लेगा, हम पढ़ाने वाले हम पढ़ा लेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे बच्चों, चलिए सी यू, टेक केयर, गुड नाइट।